Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So in this lecture we are going to study the chapter first of our skill enhancement course Political Leadership and Communication. तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं SEC का और पहले चैप्टर का नाम है Explaining Political Communication. ये जो चैप्टर है आपका ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अराउंड होने वाला है, जिसमें हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की मीनिंग, इसके नेचर और स्कोप के बारे में समझेंगे और इसमें एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या देखने को मिला है हमें राजनीतिक संचार के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स होने वाले हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हमने हिंदी मीडियम में भी कंटेंट को पूरा कवर कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स, लेक्चर्स एंड PYQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अगर बेसिकली पहले कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने बिहेवियर्स, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, संचार बोलते हैं। जब यही चीज़ें, यही बातें राजनीति के क्षेत्र से संबंधित हों, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से संबंधित हों, तो हम उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर बेसिक से डेफिनेशन की बात करी जाए तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स कन्वे इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसेस ईच अदर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। यानी राजनीति और सरकार से संबंधित बातों का आदान प्रदान, राजनीति और सरकार से संबंधित चीज़ों को लेकर के जब इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप आपस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं और एक दूसरे के बिलीव्स को, एक दूसरे के एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक संचार। ठीक है, सो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द पब्लिक। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की अगर बात की जाए तो इसमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिटीजन्स को इन्फॉर्म करने में, चाहे उनके सरकार के बारे में इन्फॉर्म करना हो या फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना हो इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ये रहा आपका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और उसकी बेसिक से डेफिनेशन। आगे हम इसकी मीनिंग को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसका इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट इसकी इम्पॉर्टेंस है टू इन्फॉर्म द पब्लिक। पब्लिक को सूचना देने के लिए जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो ज़रूरी होता है। सो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज़, पॉलिसीज़ एंड इवेंट। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही लोगों को राजनीतिक मुद्दों के बारे में, नीतियों के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में और पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है। एंड इट हेल्प्स टू एजुकेट द सिटीजन्स अबाउट देयर गवर्नमेंट एंड हाउ इट ऑपरेट्स एज वेल एज पॉलिटिकल चॉइसेस एंड कंसिक्वेंसेस दे फेस। तो सरकार के बारे में सारी चीज़ें जो जानकारियाँ मिलती हैं वो पब्लिक को कम्युनिकेशन के माध्यम से ही मिलती हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अगला महत्व है इसका टू शेप द पब्लिक ओपिनियन, यानी जनता की राय को आकार देने के लिए। सो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैन आल्सो शेप पब्लिक ओपिनियन बाय इन्फ्लुएंसिंग हाउ पीपल परसीव पॉलिटिकल इश्यूज एंड कैंडिडेट्स। जब लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, उनको पॉलिटिक्स से अवेयरनेस रहेगी, तभी वो अपने मुद्दों को या फिर अपने कैंडिडेट्स को जान सकेंगे और अपने मन में एक धारणा बना सकेंगे कि हाँ भाई किसको वोट करना है, किसको सपोर्ट करना है या फिर कौन से इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल मैसेजेस कैन बी क्राफ्टेड टू अपील टू सर्टेन वैल्यूज़ और इमोशंस एंड कैन बी यूज टू स्वे पब्लिक ओपिनियन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शंस। अगला इम्पॉर्टेंस है प्रमोट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। सो इट प्रमोट्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। It can promote democratic participation by providing citizens with the information and encouraging them to engage in the political processes. ये लोगों को जानकारी प्रदान करके उनको encourage करता है ताकि वो लोग, जो जनता है, वो political process के अंदर भागीदार बने। And it can help to build
ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंक्रीज सिविक इंगेजमेंट। अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाता है, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, जो नेता हैं या जो अधिकारी हैं, उनकी जो जवाबदेही है उसको भी बढ़ाता है। लोग राजनीति से संबंधित जो बातें हैं वो लोगों के बीच में जब बाहर आती हैं तो इसकी वजह से नेताओं में भी एक डर की भावना होती है कि कहीं ऐसा ना हो अगली बार पब्लिक हमें जो जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं वहाँ से हटा दे। सो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैन आल्सो हेल्प टू होल्ड इलेक्टेड ऑफिशियल्स अकाउंटेबल बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन टू वॉइस देयर कंसर्न्स एंड ओपिनियंस। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के माध्यम से सिटीजन्स अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपने मुद्दे, अपने ओपिनियंस या फिर अपनी जो चिंताएं हैं उसको राइज कर सकते हैं। एंड दिस कैन हेल्प टू इंश्योर दैट इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द पीपल। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है। अब हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे। मीनिंग में मैंने आपको समझा दिया कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता क्या है। बेसिकली इट रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बिटवीन पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड द पब्लिक। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स अबाउट देयर गवर्नमेंट and facilitating public participation in the political process। इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करने के लिए जनता से अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऑडियंस की समझ होनी चाहिए, जनता क्या सुनना चाहती है आपसे। जैसे कोई नेता अगर भाषण देने गया है तो जनता कुछ एक्सपेक्ट करती है कि हाँ नेताजी आए हैं तो हमारी चिंताओं को लेकर कुछ बोलेंगे, या फिर कोई बेसिक मुद्दा है उसको लेकर के कुछ बोलेंगे नेताजी, ठीक है। तो ऑडियंस की समझ होनी चाहिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करने के लिए। मीडिया की भी समझ होनी चाहिए कि मीडिया आपकी बातों को कैसे रख रहा है। रेटोरिकल स्ट्रेटजीज़, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए, इफ़ेक्टिव अगर आपको बनाना है, बेहतर बनाना है तो। देन पॉलिटिकल मार्केटिंग इसका एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसमें मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल कैंडिडेट्स और पार्टीज़ को प्रमोट करने के लिए। आपने डिफरेंट हैंडल्स देखे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो बाकायदा अपने एड्स चलाती हैं, शूट करती हैं एड्स को। वो पॉलिटिकल मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है जो कि ये कम्युनिकेशन के क्षेत्र के अंदर आता है। सो पॉलिटिकल मार्केटिंग इज़ ऑल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और इसके थ्रू वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की इमेज को बेहतर करने की कोशिश करती हैं या फिर अपने पार्टी के जो एजेंडा हैं उसको राइज करने की कोशिश करती हैं। देन सोशल मीडिया एंड न्यूज़ मीडिया इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और संचार से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं राजनीति के, जैसे सोशल मीडिया है या न्यूज़ मीडिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके। एज पॉलिटिकल कैंपेन्स यूज़ डिफरेंट मीडिया चैनल्स टू सर्कुलेट देयर मैसेजेस एंड शेप पब्लिक ओपिनियंस। और जो डिफरेंट पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो विभिन्न मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर ट्रेडिशनल मीडिया हो, अपनी मैसेजेस को सर्कुलेट करने के लिए और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और राजनीति में जो संचार है, इसी माध्यम से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नेता हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं, उनको हमें अकाउंटेबल होल्ड करने में हेल्प मिलती है, उनको हम जवाबदेह ठहराते हैं। देन अगला टॉपिक है इसका नेचर, यानी किस प्रकृति का होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो राजनीतिक जो संचार है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे इसकी डिपेंडेंसी होती है, ये डिपेंडिंग नेचर का होता है, कंटेस्टेड नेचर होता है इसका, स्ट्रेटेजिक नेचर होता है। एक एक करके हम सारे नेचर्स पे चर्चा करते हैं। जिससे पहला है स्ट्रेटेजिक। जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो एक स्ट्रेटजी के तहत डिज़ाइन करके जो है लोगों तक बात पहुंचाई जाती है। जैसे जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस्तेमाल करती हैं कम्युनिकेशन टूल्स का चुनाव जीतने के लिए, या उन्होंने जो काम किया उसको दिखाने के लिए, या अगर अपोजिशन में है कोई पार्टी तो वो जनता की किसी पर्टिकुलर मुद्दे को उठाने की कोशिश करती है कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करके। वेदर दैट इज़ टू मोबाइलाइज सपोर्ट फॉर देयर पॉलिसीज़, चाहे वो
अपने पॉलिसीज़ के लिए सपोर्ट गैदर करना हो, इलेक्शंस जीतने की बात हो, इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ एन लीडर और टू शेप पब्लिक ओपिनियन। और पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो केयरफुली अपने मैसेजेस को डिज़ाइन करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को वो मैसेज पहुँचे और उनको वो कनेक्ट कर सकें अपने साथ में। सो फर्स्ट इसका नेचर जो है वो स्ट्रेटजिक होता है कम्युनिकेशन का। दूसरा परसुएसिव नेचर होता है, यानी लोगों को मनाने वाला। जैसे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मेक्स यूज़ ऑफ इमोशनल लैंग्वेज, स्टोरी एंड अपील्स टू क्रिएट अ कनेक्शन विद द ऑडियंस। कम्युनिकेशन के अंदर राजनीतिक में जो संचार होता है उसमें इमोशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों से कनेक्शन बनाया जा सके। जैसे 2014 के इलेक्शन में एक नारा दिया गया, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये एक तरीके से लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी ताकि लोगों को लगे कि हाँ भैया पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगा हो गया है, अब की सरकार बदल देते हैं, या बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भैया महंगाई तो बहुत हो गई है, सरकार बदल देते हैं अब सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इमोशनली लोगों को एक कनेक्ट बैठाने की कोशिश करी जाती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू। एंड इट एम्स टू इंस्पायर एंड गैल्वेनाइज एज मच टू इन्फॉर्म। फैक्ट्स एंड एविडेंस आर सेलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज़ परसुएसिव, और काउंटर आर्गूमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है या फिर डाउन प्ले कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसका नेचर है डिपेंडेंसी। ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। जैसे जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जब जो राजनीतिक नेता हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उनको आपने देखा होगा कि कोई राजनेता अगर भाषण दे रहा है तो वो अपनी पार्टी का सिंबल अपने पोडियम पे लगा के रखता है। जो वहाँ पे कार्यकर्ता होते हैं वो, जैसे भाजपा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कोई नेता, तो उसके बैकग्राउंड के अंदर पूरा कमल का फूल लगा दिया जाता है। रियल कमल का फूल नहीं, एक तरीके से बैनर लगा दिया जाता है। या आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या फिर टीवी के ऊपर डिबेट चल रही है तो उनके बैकग्राउंड के अंदर आपको झाड़ू का निशान देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सिंबल्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जाती है। आपने मोदी जी को भाषण देते हुए देखा होगा तो उनके भी पोडियम के ऊपर कमल का फूल लगा हुआ होता है। कई बारी वो अपने कपड़ों के अंदर भी एक छोटा सा कमल का फूल लगा के रखते हैं। तो ये एक तरीके से लोगों तक अपनी जो सिंबल है उसको पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन मेथड्स के थ्रू इस्तेमाल करा जाता है। एंड पॉलिटिकल एक्टर्स यूज़ लैंग्वेज, इमेजेस एंड सिंबल्स टू क्रिएट मीनिंग एंड शेप पब्लिक परसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल इशूज़ एंड कैंडिडेट्स। And this can include the use of slogans, logos, and other visual cues that are designed to evoke emotional responses and create a sense of identification with a particular political cause or candidate. ठीक है, तो इस प्रकार से जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। चाहे वो इलेक्शंस के टाइम पे लोग नारे लगाते हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग नारे देती हैं, या फिर लोगोज़ का इस्तेमाल करा जाता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसने कमल का फूल लगा रखा है तो ये भाजपा का है, और इसने पंजा लगा रखा है तो ये जो है वो कांग्रेस का है। या लोगों को अपने चेहरे को ढकते हुए देखा होगा, कटिंग्स बनी हुई होती हैं उसका जो अपने चेहरे के ऊपर बांध के रखते हैं। इस प्रकार से विजुअल क्यूज़ का ये सारी चीज़ें को इस्तेमाल करा जाता है। सो इट इज़ ऑफ डिपेंडिंग नेचर ऑल्सो। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज़ कंटेस्टेड एज वेल। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज़ हाईली कंटेस्टेड एज डिफरेंट एक्टर्स मे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड एजेंडास। जैसे अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। कोई किसी पर्टिकुलर मुद्दे को सपोर्ट कर रही है, कोई हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहा है, कोई शिक्षा को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई बिजली को सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार से लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं। और इसमें एक बड़ा चैलेंज क्या होता है कि अक्सर अपोजिशन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। चाहे कोई सत्ता पक्ष में हो तो अपोजिशन को बदनाम करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई अपोजिशन में हो तो वो सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करता है। एंड दिस कैन लीड टू द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपागेंडा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मिसलीडिंग कम्युनिकेशन दैट कैन अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। जैसे आपने एक मीम देखा होगा
एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई राहुल गांधी जी की, ठीक है, कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। अगर आप इसकी ओरिजिनल क्लिपिंग देखेंगे तो उसमें वो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा कहा था कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। अब बीजेपी ने क्या किया, इसकी आगे वाली क्लिपिंग काट दी और सिर्फ उतनी ही रखी कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, और उसको वायरल कर दिया और इसके थ्रू बदनाम करने की कोशिश करी गई कि देखो भैया ये तो पप्पू हैं। तो ये कंटेस्टेड नेचर का एक एग्जाम्पल है कि लोगों के अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड एजेंडाज एंड प्रोपोगेंडा होते हैं, जिसकी वजह से मिसलीडिंग कम्युनिकेशन भी हो सकता है और लोगों का जो ट्रस्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर वो कम भी हो सकता है। नेक्स्ट, स्कोप क्या क्या हैं इसके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के। तो पहला इसका प्राइमरी स्कोप जो है वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना है। लोगों की जो विचार हैं राजनीति के प्रति, राजनीतिक धारणा के प्रति, उनकी जो मन में सोच है राजनीतिक नेताओं को लेकर, किसी मुद्दे विशेष को लेकर या फिर सरकार को लेकर, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना राजनीतिक संचार का मुख्य स्कोप होता है। सो वन ऑफ द प्राइमरी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज़ टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड शेप पॉलिटिकल आउटकम्स। और इसमें एडवर्टाइजिंग, स्पीच, रैलीज और पब्लिक परसेप्शंस को सेव करने के लिए, उसको एक आकार देने के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे एक रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एक ऐड निकाली गई बीजेपी के थ्रू कि वॉर रुकवा दी पापा, तो ये एडवर्टाइजिंग का हिस्सा था बीजेपी का, ताकि लोगों को एक कनेक्ट बैठाया जा सके उनके माइंड में कि हमारा नेता जो है वो दूसरे कंट्री की वॉर रुकवा दे रहा है, इतनी पावर है। और स्पीचेस एंड रैलीज भी इसके पार्ट होते हैं। सो दीज आर टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन, सो इट इज़ द प्राइमरी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। Another scope of political communication is to facilitate dialogue and debate among different actors and stakeholders in the political process, और political communication को through डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो संसद में बहस चल रही हो, आपने देखा होगा, या फिर टीवी के ऊपर दो पार्टी के नेता आपस में अलग अलग बहस कर रहे होते हैं, वो भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। And it can help to foster constructive conversation and exchange of ideas which can lead to better policy decision and more effective governance। और इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है, आपस में डायलॉग या फिर डिबेट्स के जो कम्युनिकेशन होते हैं, वो उनके थ्रू बेटर पॉलिसी के लिए डिसीजंस बनाए जा सकते हैं, बेटर पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं और इफ़ेक्टिव गवर्नेंस भी करा जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर मीडिया चैनल में दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, आपस में मुर्गों की तरह लड़ रहे होते हैं, वो उन्हें गाली दे रहे हैं, वो उन्हें गाली दे रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई कह रहा है हम अच्छे, कोई कह रहा है तुम बुरे हो, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से इसका मिस यूज़ भी करा जाता है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉड स्कोप, और इसके अंदर आपके मीडिया चैनल, ट्रेडिशनल मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल्स, समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, पब्लिक स्पीकिंग, एडवर्टाइजिंग, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट तक एक्सपेंडेड है, जैसे नेशनल गवर्नमेंट हैं या फिर रीजनल क्षेत्र हो या फिर लोकल गवर्नमेंट्स हों। इनको कवर करने के लिए अलग अलग मीडिया के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कुछ नेशनल टेलीविज़न के चैनल्स होते हैं, कुछ रीजनल टेलीविजन्स होते हैं, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट को कवर करने के लिए ही कुछ मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या फिर आपके लोकल एरियाज़ हो, आपके डिस्ट्रिक्ट हो पर्टिकुलर या तहसील हो, वहाँ पे कुछ लोकल न्यूज़ चैनल भी होते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को कवर करने के लिए। एंड इन्वॉल्व्स डिफरेंट एक्टर्स सच एज पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का स्कोप है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से आगे में जा कर के ग्लोबल पॉलिटिक्स से भी रिलेट करता है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो या फिर ग्लोबल इश्यूज़ की बात हो, सब में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे लीडर्स या फिर डिप्लोमेट्स जब बाहर जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो अपने जो बातें होती हैं, जो भी हमारा गोल होता है
फॉरेन पॉलिसी गोल्स हो या फिर कोई नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट हो, उसको ग्लोबल स्टेज पर रखने के लिए अपने मैसेजेस को, अपने कम्युनिकेशन को केयरफुली डिज़ाइन करते हैं ताकि वहाँ पे कोई गलती ना हो जाए, ताकि केयरफुल कम्युनिकेशन किया जा सके. एंड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग as new technologies and platform emerge that enable political actors to reach wider audience and engage in new form of communication. तो इस प्रकार से स्कोप्स हैं सारे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट एरियाज़ के अंदर. अब एवोल्यूशन की बात करें कि कैसे कैसे चेंजेस हुए. पहले के टाइम पे कैसे कम्युनिकेशन होता था राजनीति के क्षेत्र में, अब के टाइम पे क्या क्या चेंज आया है. तो पहले ओरल ट्रेडिशन था यार, लोग जब चीज़ें नहीं थीं तो बोल करके ही कम्युनिकेट कर पाते थे. और जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो बेसिकली राइटिंग के आने से पहले, न्यूज़पेपर के आने से पहले लार्जली ओरल ट्रेडिशन पे बेस्ड होता था. और पॉलिटिकल लीडर्स स्पीचेस का इस्तेमाल करते थे, स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते थे, पब्लिक स्पीकिंग का इस्तेमाल करते थे अपने इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए. उसके बाद प्रिंट मीडिया आता है 15th सेंचुरी में, जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है तो इसकी वजह से पॉलिटिकल आइडियाज़ के सर्कुलेशन में एक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है और न्यूज़पेपर्स की संख्या जो है बढ़ने लगती है धीरे धीरे. और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एक माध्यम के रूप में न्यूज़पेपर्स उभर करके आते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज्ड पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स टू रीच वाइडर ऑडियंस. प्रिंट मीडिया के बाद फिर एवोल्यूशन में आपका रेडियो आता है. 20th सेंचुरी में रेडियो आया एंड इसकी वजह से भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में रेवोल्यूशन देखने को मिला, जिसमें रेडियो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लाइव ऑडियो टेलीकास्ट किया जा सकता था और जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी बातों को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सकते थे. देन टेलीविज़न आता है 20th सेंचुरी के अंदर. फिर जो टेलीविज़न है वो सिग्निफिकेंट मीडियम के रूप में उभरा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में. और इससे हमें विजुअल कम्युनिकेशन में हेल्प मिली, जिसमें विजुअल कम्युनिकेशन जब होने लगा टेलीविज़न पे तो अब लोगों को अपनी बॉडी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना, नेता जो हैं हमारे उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, इन सभी का इस्तेमाल करना भी सीखा अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए पब्लिक तक. टेलीविज़न डिबेट्स स्टार्टेड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. फिर डिजिटल मीडिया आता है, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स आने लगे, अदर डिजिटल डिवाइसेस आने लगी, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स. इसमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी एंटर करा. और विद द राइज ऑफ ब्लॉग्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, पॉलिटिकल लीडर्स कैन नाउ कम्युनिकेट डायरेक्टली टू देयर फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स बाईपासिंग ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स. डिजिटल मीडिया के अंदर फिर आपको सोशल मीडिया आया 21st सेंचुरी में, पावरफुल टूल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. और इसकी वजह से जो कैंडिडेट्स थे या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको मिलियंस ऑफ पीपल्स तक अपनी पहुंच बनाने में हेल्प मिली, डायरेक्ट कनेक्ट बनाने में हेल्प मिली. और इसकी वजह से सोशल मीडिया के थ्रू वो टारगेटेड मैसेजेस को भी डिलीवर कर सकते हैं और एडवर्टाइजिंग को भी प्रमोट कर सकते हैं. ट्विटर जो है वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक पर्टिकुलर पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो है वो बन करके उभरा है. और बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी व्यूज़ को रखने के लिए या फिर अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को अपडेट करने के लिए और ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं. फिर उसमें धीरे धीरे डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल होने लगा. लोगों का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एनालिटिक्स होने लगी जब, तो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग और एआई की हेल्प से लोगों को टारगेट किया जाने लगा. उनके डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे उनके मुद्दे क्या क्या हैं ये जानने की कोशिश की जाने लगी. फिर उस हिसाब से अपने जो मैसेजेस हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ उस हिसाब से फिर क्राफ्ट करने लगी. एंड इस तरीके से ये पूरा ओवरऑल आपका एवोल्यूशन का फेज़ जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में देखने को मिलता है, फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन टू सोशल मीडिया एंड डेटा एनालिटिक्स. ठीक है, अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या है, चेंजेस क्या क्या है, इतनी सारी चीज़ें तो हो गई. अब बदलाव क्या क्या है. जैसे जब सोशल मीडिया आया तो 24 आवर न्यूज़ साइकिल आपके पास है. जब भी आप स्मार्टफोन खोलेंगे
आपको लाइव न्यूज़ तुरंत मिल जाएगी। So, the rise of social media and 24-hour news cycles has accelerated the pace of political communication. और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इमीडिएटली किसी भी क्रिटिसिज्म को या फिर इवेंट्स को लेकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड दिस रैपिड पेस शेप्ड बाय सोशल मीडिया हैज़ चेंज्ड हाउ पॉलिटिकल मैसेजेस आर क्राफ्टेड एंड डिलीवर्ड। जैसे जो नेता होते हैं वो अपना जो पॉलिटिकल जो ट्विटर हैंडल होता है वो खुद ही नहीं मैनेज करते होते, वो हो रहे होते हैं। जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बिग लीडर्स हैं, वो इनके पास अपनी टीम होती है प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल मैनेज करने के लिए, या फिर राष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल मैनेज करने के लिए टीम होती है। वो लोग फिर पूरा रिसर्च करके क्या मैसेज डालना है, क्या ट्वीट करना है, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, दैट पॉलिटिकल लीडर, वो टीम पूरी वेल क्राफ्टेड मैसेज अपलोड कर रही होती है। सो this rapid pace shaped by social media has changed how political messages are crafted and delivered. Now there is a fragmentation of audience जो है विभिन्न टुकड़ों में बिखरी हुई है। It is no longer possible to reach a mass national audience with a single message. अब सबके अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं। कोई रोजगार के लिए वोट दे रहा है, तो कोई हिंदू के नाम पे वोट दे रहा है, कोई जात के नाम पे वोट दे रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पे वोट दे रहा है, किसी को कोई नेता अच्छा लग रहा है, किसी को कोई दूसरा नेता अच्छा लग रहा है। जैसे अभी 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, बट इट डिड नॉट कनेक्टेड विद ऑल द पीपल्स इन द कंट्री, जिसकी वजह से अब बीजेपी की सीट्स भी कम हुई। तो there is a fragmentation of audience and it is no longer possible to reach a mass national audience with a single message. And politicians and campaigns have to be tailor their communication for different niches and segments of the public. और अलग अलग segments of the public के लिए आपको उनके जो पर्टिकुलर मुद्दे हैं उसको उठाना पड़ेगा। जैसे जो रोजगार मांग रहा है उसको बोलो कि रोजगार देंगे, जो सिलेंडर मांग रहा है उसको बोलो सिलेंडर देंगे, जिसको अनाज चाहिए उसको अनाज दो, जिसको घर चाहिए उसको घर दो। एक ही मैसेज के थ्रू आप पूरी नेशनल ऑडियंस को आप गैदर नहीं कर सकते। So they leverage data and micro-targeting to customize their messaging. This leads to more polarized political discourse. Transparency and authenticity increase हुई है, लेकिन जो accountability है वो डिक्लाइन हो गई है। सोशल मीडिया के आने से हमको सारी चीज़ें और ऑनलाइन हो जाने से, डिजिटल हो जाने से अधिकतर चीज़ें ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक में मिलती हैं, बट अकाउंटेबिलिटी जो है नेताओं की वो डिक्लाइन हो गई है। एक तरफ तो पॉलिटिशियंस के लिए या फिर पब्लिक फिगर्स के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाना हमारे लिए आसान होता है। उनके वर्ड्स के लिए किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो लोग तुरंत ट्विटर के ऊपर हैशटैग चलाने लग जाते हैं, हैशटैग बाइकॉट फलाना, हैशटैग बाइकॉट वगैरह वगैरह। इस प्रकार से किसी ने कुछ अलग गलत या अभद्र शब्द बोल दिए तो उनका बाइकआउट किया जाने लगता है। तो दूसरी तरफ नेताओं के लिए ये भी आसान होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचे। जैसे जो ट्रेडिशनल मीडिया है वहाँ से आरोप लगता है कि जो सरकार है वो कई बार जो सच्चाई है लोगों तक ना पहुँचे, इसकी पूरी कोशिश करती है कि मीडिया जो है उनके कंट्रोल में रहे, या फिर जो बायस्ड यूट्यूबर्स होते हैं उनके थ्रू सरकार जो है ट्रूथ को छुपाने की कोशिश करती है। So, on the other hand, it is easier for them to pick and choose what information reaches the public, thus obscuring the truth. Interactive and engaging features have changed how politicians involve audience. जैसे आज के डेट में बहुत सारे पॉलिटिशियंस रैलीज़ वगैरह के टाइम पे टाउन हॉल मीटिंग्स करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस रखते हैं जब वो इंटरव्यू वगैरह देने चाहते हैं, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशंस रखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर या फिर मीटिंग्स के अंदर वही लोग पहुँचते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं उसमें, या फिर पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस के सपोर्टर्स हैं, उन्हीं लोगों का इसमें शामिल होना अधिकतर होता है। विजुअल कम्युनिकेशन लाइक फोटोज़, वीडियोज़, लाइव स्ट्रीमिंग्स एंड स्टोरीज हैव बिकम सेंट्रल टू पॉलिटिकल मैसेजिंग। अगर कोई पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या
नेता भाषण दे रहा है या प्रधानमंत्री कोई भाषण दे रहे हैं तो उसका लाइव ब्रॉडकास्ट आपको तुरंत मिल जाता है। वीडियोज़ फ़ोटोज़ आपको अपडेट कर दी जाती हैं सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। विजुअल कम्युनिकेशन जो है एक तरीके से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है अब। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हाउएवर दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट अपडेटिंग एंड ऑफन प्रायोरिटाइज गोइंग वायरल ओवर सब्सटेंशियल पॉलिसी इशूज़। और अधिकतर चीज़ों का वायरल होना आपने देखा होगा, जैसे मोदी जी G7 समिट में या फिर G20 समिट में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं तो हैशटैग मेलोडी ट्रेंड करने लग जाता है ट्विटर के ऊपर, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग मेलोडी ट्रेंड करने लग जाता है। या फिर अगर किसी का बर्थडे है, मान लो मोदी जी का बर्थडे है, तो विपक्ष पूरा हैशटैग मोदी रोजगार दो को ट्रेंड करा देता है। इस तरीके से सब्सटेंशियल पॉलिसी इशूज़ जो है वो उठाने की कोशिश करी जाती है और वायरल करने की कोशिश करी जाती है। एंड दे कंट्रीब्यूट टू एंटरटेनमेंट, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो एंटरटेनमेंट में कंट्रीब्यूट ज़्यादा करती हैं वायरल हो जाना चीज़ों का, ना कि इन्फोटेनमेंट में। पॉलिटिक्स के क्षेत्र के अंदर जहाँ पे इंफॉर्मेशन और पॉलिसीज़ की बात होनी चाहिए उसकी जगह पे एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशंस है कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सोशल मीडिया के आ जाने से या फिर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के उभरने से। सो इट हैज़ बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड फॉर डेमोक्रेसी functions when leveraged constructively. New technology can strengthen civic engagement and participation, लेकिन अगर इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल सकती है और पोलराइजेशन भी हो सकता है। इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस पूरा मटेरियल तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप विज़िट कर सकते हैं, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज वेल एज टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको सारे नोट्स और लेक्चर्स और प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।